तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी का क्लास 9th का। तो देखिएगा इसमें हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर का यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आगे का देखिएगा। अगला टॉपिक है कानूनों का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 ईस्वी में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। यानी कि जिम्बाब्वे अंग्रेजों से कब आज़ाद हुआ? तो 1980 ईस्वी में। और उस देश पर जानू पीएफ दल का राज था। मतलब किस पार्टी का राज था? तो उस पार्टी का नाम था जानू पीएफ, और जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसी पार्टी से देश को आज़ादी मिली थी, जिम्बाब्वे को। और इसके नेता कौन थे? तो रॉबर्ट मुगाबे थे। इस पार्टी के नेता का नाम क्या था? तो रॉबर्ट मुगाबे था। वो आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे और वहाँ पे चुनाव नियमित रूप से हो रहे थे। सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे। पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी, उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी आंदोलन और प्रदर्शनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। ऐसा भी एक कानून था जो राष्ट्रपति की आलोचना का अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, उन पर सिर्फ शासक दल ही विचार कर सकते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने के वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों को परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर भी दबाव डाला। इसलिए इतना तानाशाही करने के बाद से राष्ट्रपति मुगाबे को उनके पद से 2017 में हटा दिया गया। अगला लाइन देखिएगा। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है। पतना इतना ही पर्याप्त नहीं है, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है। चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए तो चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। उनको सोचने, अपनी राय बनाने और सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की और विरोध करने की, राजनीतिक गतिविधियों करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों को समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। दूसरी लाइन देखिएगा, जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उससे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होगा। खास तौर से अल्पमत वाले समूहों को दी गई गारंटियों का आदर करना होता है। लोकतंत्र में हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श करने के बाद ही लेना होता है। ये सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर बल्कि स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी जवाबदारी होती है। तो इस प्रकार
लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। इसका परिभाषा देखिएगा लोकतंत्र का। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। आगे देखिएगा, 4 विशेषताएं दिया इसमें लोकतंत्र की। पहला है, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए शासक ही फैसले लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे वे मौजूदा शासकों को भी बदल सकते हैं। तीसरा देखिए दिया विशेषता लोकतंत्र की कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध कराता है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी और नागरिक अधिकारों को दायरों को मानते हुए काम करती है। इससे बाहर जाकर संविधान के द्वारा नियम को छोड़कर लोकतंत्र के शासक तानाशाही नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है लोकतंत्र ही क्यों। तो लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा देखिएगा। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले से लोकतांत्रिक शासन है, प्रणाली नहीं है, वहाँ भी इसे अपनाया जा रहा है। तो सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सही है? अगला हेडिंग है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। पहला दिया है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं और इससे अस्थिरता पैदा होती रहती है। यानी कि लोकतंत्र में नेता हर साल जनता दूसरे का चुनाव करती रहती है, इसलिए वहाँ नेता बदलते रहते हैं। दूसरा दिया है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। दूसरा तर्क है कि लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। ये लोकतंत्र के विपक्ष का तर्क है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। अगला लाइन दिया है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। अगला लाइन दिया है, सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें जो आपके मन में रह गई? इससे कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है और इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? लोकतंत्र के बारे में देखिएगा दिया, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ बुनियादी चीज़ को देखता है, लोग अपने बारे में खुद फैसला करें, इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसले में देरी भी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है क्या हमारे सरकार के स्वरूप में जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र से किसी दूसरे से बेहतर है? अगला टॉपिक है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। हमने ऊपर विपक्ष वाला तर्क देख लिया, अब इसके पक्ष में तर्क देखिएगा।
चीन में 1958 से 61 के दौरान अकाल विश्व के इतिहास का सबसे भयावह अकाल था। चीन में जो अकाल पड़ा था वो सबसे बड़ा अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ से लोग अधिक मरे थे। चीन में जो अकाल पड़ा था उसमें 3 करोड़ से भी अधिक लोग मरे थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी चीन के समान भारत में कोई भूखमरी और अकाल नहीं पड़ी थी। तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, इसलिए यहाँ भूखमरी नहीं हुई। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं किया। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव होती तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति वाली विशेषताओं में से एक को बहुत अच्छे से स्पष्ट करने के सामने लाता है। लोगों की जरूरत के आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी अन्य प्रणाली से बेहतर है और गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। यह सब शासन करने वाले के मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ लोकतांत्रिक देश नहीं है। लोकतंत्र में यह जरूरी होता है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों का तत्काल ध्यान दे। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने के एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं, किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी होती है, उसमें गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। कुछ समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर थोड़ा सा समय लेकर फैसले को अपने लाभ भी हैं। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। इससे जुड़ा तीसरा तर्क यह है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर भी आधारित है। यहाँ गरीब और अनपढ़ लोगों को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों का है। इसलिए अन्य शासन की तुलना में लोकतंत्र बेहतर है। यहाँ पे एक देखिएगा इम्पोर्टेंट लाइन है, लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अगला टॉपिक देखिएगा लोकतंत्र का बृहत अर्थ। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही हम लोग देखेंगे। लोकतंत्र का बृहत रूप। हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। हमारे समय में लोकतंत्र सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। ये वाला लाइन देखिएगा, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए
सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। दूसरा दिया, अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का ना ही समय होता है और ना ही इच्छा और योग्यता कौशल भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। इसलिए हम लोग लोकतंत्र में सबको एक साथ बैठाकर शासन नहीं कर सकते। जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग शासन कर सकते हैं। हमें लोकतंत्र की स्पष्ट और न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इसलिए इससे हम लोकतंत्र के सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत अर्थ को समझना होगा। लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के अलग संगठनों के लिए करते हैं। इन कथनों पर आइए हम लोग देखते हैं। पहला दिया है, हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। तो फैसले में मेरे विचार भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। दूसरा दिया है, मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। तीसरा दिया, एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? शायद नहीं भी और हाँ भी। लोकतंत्र शब्द का इस तरह प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। जो बहुत शक्तिशाली न हो उसको भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है, किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं, कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासन को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा बिंदु दिया है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभाना चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना, समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा और बुनियादी साधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। इसके बाद से अगला इम्पोर्टेंट लाइन देखिएगा। इसका मतलब यह हुआ किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। हर एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। तो हम लोग इसके आगे देखिएगा, ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। बस हम लोग ने इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लाइन थे बस उसी को डिस्कस किए हैं। अगर आप TRE 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट है। कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। चार देशों के बारे में कुछ सूचनाएं, इस सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखे। तो पहला लाइन दिया है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म नहीं मानते उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसको आप लोकतांत्रिक कहेंगे या अलोकतांत्रिक है या पक्का नहीं। तो इस हम लोग जब
वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो इसको हम लोग अलोकतांत्रिक कहेंगे। दूसरा दिया, एक ही पार्टी के बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो क्या वहाँ लोकतांत्रिक हो सकता है उस देश को? अगर किसी देश में एक ही पार्टी लगातार 20 वर्षों से जीत रही है तो उस देश को हम लोग लोकतांत्रिक कह सकते हैं? नहीं। तो यहाँ भी इसको लिखेंगे पक्का नहीं, यहाँ लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकती। अगला लाइन दिया है, पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा है, तो यहाँ लोकतांत्रिक कह सकते हैं कि यहाँ जनता ने उसको वोट नहीं दिया इसलिए नहीं जीते हैं। अगला लाइन है, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो जहाँ स्वतंत्र, जिस देश में स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है वहाँ लोकतांत्रिक नहीं होगा और लोकतांत्रिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, तो ये देश भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, इसको भी अलोकतांत्रिक कहेंगे। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, तो ये भी अलोकतांत्रिक हो जाएगा। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, तो ये भी देश लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते, तो ये भी देश लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, यहाँ पक्का नहीं लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, तो और क्या, तो इसमें पहला दिया, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, तो ये सही है। दूसरा है, लोकतंत्र व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे अपनी गलती सुधारने का दोबारा समय मिल जाता है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, तो ये भी सही है, लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा है। और चौथा दिया, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध नहीं हो पाते हैं। तो पहला चैप्टर आज का हम लोग का समाप्त हो गया, आगे का चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे।